Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मेरे उस सीमांत क्षेत्र के लोगों को अगर इंजेक्शन लगवाना है ना, तो वो 200 किलोमीटर तक उनको ट्रैवल करके जाना पड़ता है। और उन डून्स में से, उस रेगिस्तान के इलाके से जहाँ पे अभी तक रोड तक नहीं है, ग्रेवल रोड है, कौन जिम्मेदार है इसका? आज तक हम पानी के लिए तरस रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए तरस रहे हैं, हेल्थ की और एजुकेशन की तो बात ना करूं तो ठीक है। बीजेपी से 36 का आंकड़ा कैसे होगा? एक पंडित जी ने कहा था कि तेरे स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, तुझे टिकट नहीं मिलेगा कभी। कांग्रेस के भविष्य को किस तरह से देखते हैं आप? राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं और जो होगा अच्छा होगा। क्या कभी कांग्रेस के किसी लीडर से बातचीत हुई हो? क्योंकि एक चर्चा ये भी चली थी कि रविंद्र को कांग्रेस जो है वो अप्रोच कर रही है। हाँ, मेरे रिश्ते सबसे हैं और जीवन भर रहेंगे। राजनीति से जुड़ा हूँ पर व्यक्तिगत मेरे रिश्ते हैं। ऐसी टिकट को लेके और चुनाव को लेके कभी कुछ नहीं हुई। कहीं ना कहीं ऐसी सेटिंग है कि आप बाड़मेर जैसलमेर से जीत जाएं, उसके बाद आपको बीजेपी अपने साथ ले ले। मैंने ये आपसे ही सुना है पहली बार सेटिंग वाला सीन तो। अगर आप चुनाव नहीं लड़ते, आप नेता नहीं होते तो वकील होता और वकालत में कोई ढंग का आदमी देख के उसके साथ में प्रैक्टिस करता ताकि दाल रोटी समय पे मिल जाए। आपका क्या मैनिफेस्टो होगा? आप भी तो कोई मैनिफेस्टो लेके उतरे होंगे। मैं भी अभी एक बड़ा लंबा चौड़ा बना के जनता के बीच में बांट के आ जाऊंगा, कहीं से कट कॉपी पेस्ट करके कर लूंगा, पर वो लच्छेदार बातें ज्यादा लंबी नहीं चलती। राजपूतों के लेकर जो टीका टिप्पणी हो रही है उस पर आप चुप क्यों हैं? आप क्यों नहीं मुखरता से बात कर रहे हैं? आप तो देख रहे हैं कितने प्रदर्शन हो रहे हैं। राजपूत हकीकत में वही क्षत्रिय है जो छत्तीस कौम को साथ में लेके चल सके। हमारे उस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो हम सब छत्तीस कौम एक साथ रहते हैं, परिवार की तरह रहते हैं। वहाँ पे कोई जाति, कोई बिरादरी, कोई धर्म, कोई मजहब का कोई भेद नहीं रहता। चुनाव आप बाड़मेर से लड़ रहे हैं, लेकिन रैलियां आप देश के कई राज्यों में कर रहे हैं। प्रवासी भाइयों के साथ में उन सभी से समर्थन की अपील के लिए मैं गया था। विपक्षी कह रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ जो आ रही है वो जयपुर से आ रही है, दिल्ली से आ रही है और दूसरे स्टेट से आ रही है, तो ये वोट देने थोड़े आएंगे, इनका वोटिंग लिस्ट में नाम थोड़े ही। बाड़मेर से दिल्ली कितने किलोमीटर होगा? 900 किलोमीटर अगर कोई आदमी किसी के लिए चला के आता है, पहली चीज कि वो तो समय आने पे पता चल जाएगा। दो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ एक आपकी डिफेंडर काली और एक अशोक गोदारा। कुछ चीजें राज रहे तो ठीक है, सब मेरे साथ में है। लोग कह रहे हैं कि सनी देओल ने हैंडपंप को इतना चर्चित नहीं किया जितना रविंद्र भाटी ने कर दिया। वो जो 2 हैंडपंप थे वो इंटेंसली कहीं ना कहीं एक पिन करने का प्रयास था, और वो लोग जो चाहते थे कि रविंद्र कुछ गलतियां करे। एक ऑफिस में पहुंच के चेयर पे बड़ी जोर से लात मारते हैं और वहां बैठे लोगों की हवा खराब हो जाती है। वो किस्सा क्या था, जरा बताएंगे? तमाम चीजें जब देखते हैं ना सब, तो लगता है कि आज मैं अध्यक्ष हूं और उसके बाद में भी अगर मैं इनको रिलीफ नहीं दिला पाता हूं तो मेरा इस कुर्सी पे मेरा हक नहीं बनता। मुझे छोड़ देनी चाहिए या उन्हें छोड़ देनी चाहिए जो जिम्मेदार है। भाजपा के भी कुछ लोग वो आज भी आपका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, आप क्यों चाहते हैं कि वो परिषद या कहीं छोड़ के चले जाए? आप कांग्रेस का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप बीजेपी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का एक रिस्क लिया है। जो एक रिस्क रविंद्र ले रहा है ना, मुझे ये लगता है कि पूरे भारत के युवाओं को एक मेरा निवेदन भी है, मेरी अपील भी है, आगे आके रिस्क लो। आरएसएस को लेके आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कैलाश चौधरी के काम को आप कैसे देखते हैं? सचिन पायलट को आप कैसे नेता देखते हैं? क्या पिता ने आपको इस चीज के लिए रोका या सपोर्ट किया है? आपके फैमिली में किस तरीके का माहौल रहा? उनको ये पता चल गया कि ये मानेगा तो नहीं, तो इसलिए मुझे फ्री हैंड दे रखा है। अभी 2021 में शादी हुई थी और 2 बच्चे हैं मेरे, पत्नी की वगैरह की, तो वो इतना राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है और उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट कम भी है इस तरफ। जैसा कि देश पूरा युवा देश है, 60% पॉपुलेशन हम युवाओं की कहते हैं, पर एम्प्लॉयमेंट के नाम पे जीरो है। हम सीमांत क्षेत्र पे बैठे हैं, उन रेगिस्तान में बैठे हैं, पर सब आज भी इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज आने के बाद में हमारे युवाओं को वहाँ पे कहीं रोजगार नहीं मिल पाता। नमस्कार दोस्तों, न्यूज तक के खास शो मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। 1975 की सुपरहिट फिल्म दीवार का एक सीन है। अमिताभ बच्चन एक गोदाम में घुसते हैं, अंदर से दरवाज़ा बंद करते हैं, ताला लगाते हैं और कहते हैं, पीटर ये चाबी अपनी जेब में रख लो, अब ये ताला तुम्हारी जेब से चाबी निकाल कर खोलूंगा। 2019 में कुछ इसी बागी तेवर के साथ राजस्थान की छात्र राजनीति में एक युवा आया। उसने एबीवीपी जैसे संगठन को कहा, अपनी टिकट अपनी जेब में रखो, मैं ये चुनाव निर्दलीय लड़कर जीतूंगा, और वो जीता। 2023 में उसने ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दी, अपना टिकट अपने पास रखो, मैं निर्दलीय लड़कर जीतूंगा, और वो फिर जीता।
2024 में भी वो यही चुनौती अपनी विपक्षी पार्टियों को दे रहा है और उस युवा बागी जोशीले नेता का नाम है रविंद्र सिंह भाटी, जो आज हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। सिर्फ 26 साल की उम्र में अपने तेवर, अपने जोरदार भाषण, अपने प्रचार के तरीकों के जरिए देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं रविंद्र भाटी। बाड़मेर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव का मौसम है, चुनाव की बातें होंगी, लेकिन शुरुआत जरा शुरू से करते हैं। तो रविंद्र भाई, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि बचपन से ही ईसा है कि बाद में बना है, तो जरा बचपन से अपने बारे में बताइए। बिल्कुल, मेरी स्कूलिंग गांव में हुई। मेरे पिताजी जिस स्कूल में टीचर थे तो मैं वहीं पढ़ा। आसपास में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जोधपुर यूनिवर्सिटी थी, JNVU, और JNVU में लॉ करने के लिए एक स्टूडेंट गया था। 5 साल लॉ की बढ़िया तरीके से की। छात्र राजनीति में जाहिर सी बात है कि जब छात्र संघ के चुनाव होते थे तो पूरे तरीके से इन्वॉल्व भी होते थे। परिषद के साथ में भी लंबे समय तक काम किया। 2019 में जब चुनाव की बारी आई तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल कभी बैकग्राउंड था नहीं, न राजनीति में आने का कोई विचार था। साधारण परिवार से आता हूँ, न कभी इतनी बड़ी इच्छा थी और न कभी ऐसे कोई सपने थे। जाहिर सी बात थी कि कई सारे जो साथी मेरे हैं उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ो, मजबूती से लड़ो, हम सब साथ में होके चुनाव जिता देंगे। ठीक है, सोचा कि प्रयास तो कर ही लेते हैं। अब छात्र राजनीति में कौन नहीं चाहता कि एक जोधपुर यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनना कौन नहीं चाहेगा, युवाओं के बीच में रह के काम करना कौन नहीं चाहेगा। तो ठीक है, प्रयास किया। पर राजनीति में जैसे कहते हैं कि कोई गॉडफादर नहीं होता, तब तक आपको कुछ नहीं मिलता, आपको जगह नहीं मिलती, जगह बनाने में बड़ी मुश्किलें आती है। तो पॉलिटिकली कोई गॉडफादर नहीं था मेरा, ना बैकअप था, परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, तो मुझे टिकट नहीं मिल पाया। उसके और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें एक सबसे बड़ा कारण राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होना भी है। चुनाव लड़ा, सबका साथ रहा, 36 कौम का। वैसे युवा की कोई जाति नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती, पर हिस्ट्री में पहली बार, जोधपुर यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में पहली बार एक इंडिपेंडेंट जीत के आया। तो उस पर जिम्मेदारियां भी बहुत थी। काम किया, 3 साल काम किया, क्योंकि कोविड की वजह से मुझे 2 साल और मिल गए। फिर अगला चुनाव हुआ, एक चुनाव और निकला, सबका साथ रहा, बढ़िया तरीके से जीते। फिर मैं छात्र राजनीति से थोड़ी सी मैंने दूरी बना ली, क्योंकि नए युवाओं को मौका कब मिलेगा। अगर हम ही वहाँ पे पाँव जमा के बैठ गए तो नए लड़कों को राजनीति में भाग्य आजमाने का मौका कब मिलेगा। तो मैं छोड़ के मेरे क्षेत्र में गया। 2023 के अंदर क्षेत्र में चुनाव लड़ा, जनता का आशीर्वाद रहा, और उन सब की बदौलत मुझे विधानसभा तक जाने का मौका मिला। आज 2024 के अंदर है, और आज की तारीख में जनता के आदेश के अनुसार मैं पुनः लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आप सभी के बीच में हूँ। नहीं तो ये बीजेपी से 36 का आंकड़ा कैसे हो गया? किसी से 36 का आंकड़ा नहीं। राजनीति में ना किसी से 36 का आंकड़ा हो ही नहीं सकता। न दोस्ती है, न दुश्मनी है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं। परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि चुनाव हर बार इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। मैंने तो पहले भी कई बार कहा कि एक पंडित जी ने कहा था कि तेरे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, तो तुझे टिकट नहीं मिलेगा कभी। तो मैं जनता के आदेश के अनुसार काम कर रहा हूँ। उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है, वो हमेशा अपने बेटे रविंद्र की लाज रख लेते हैं। जी, लोकसभा चुनाव हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका सबसे बड़ा चुनाव है। आपके विरोधी तो कह ही रहे हैं, हनुमान बेनीवाल ने भी हाल ही में कहा था कि एक बार तो तुक्का सबका लग जाता है। तो विधायकी का चुनाव तो जीत गए, लेकिन लोकसभा अलग बात है। मुझे भरोसा है मेरी जनता पे, उन 36 कौम के लोगों पे, मेरे क्षेत्र के वासियों पे। वो अपने बेटे रविंद्र पे विश्वास जताएंगे। रही बात तुक्के की, तो जो लोगों को कहना वो कहे, वो बड़े लोग हैं, उनको कहने दीजिए। मुझे मेरी जनता पे भरोसा है, मेरे उन अपनों पे भरोसा है, और मुझे वो आशीर्वाद देंगे। जी रविंद्र भाई, जो आपका वीडियोस वायरल होते हैं बहुत, और आपका प्रचार, भारी भीड़, इन्हें देख के एक सवाल उठता है कि अभी 6 महीने से भी कम टाइम हुआ है विधायक बने हुए रविंद्र भाटी को, लेकिन उससे भी पहले जो प्रचार था वो भी कमोबेश ऐसा ही होता था। तो फाइनेंस कहाँ से आ रहा है? आपके विरोधी कह रहे हैं कि कोई कोचिंग संस्थान है जो आपको फाइनेंस करता है, कोई कुछ कहता है। तो कहाँ से? राजनीति तो पैसे के साथ ही होती है ना? बिना पैसे की भी होती है। ये परिपाटी बदलेगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और रही बात जो विरोधी कह भी रहे हैं, उनसे निवेदन कि उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम तो बता ही दो। अब जब आरोप लगा ही लिए हैं तो हम भी उनसे ले ही लें कुछ। तो
मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो नामांकन रैली जिनकी बात आप कर रहे थे, तमाम जितने भी लोग थे वो चला कर आए। उनका एक विश्वास था, उनका एक प्रेम था, वो प्रेम के साथ में आए। मैंने कभी किसी को उस नामांकन के लिए निमंत्रण नहीं दिया, उनसे एक अपील की, एक निवेदन किया कि आज आपका बेटा आगे आया है, इसकी लाज आपको रखनी है। वो सारे भाई 36 कौम के लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए और अपने खर्चे से आए, जैसा आज तक होता आ रहा है, जैसा पहले होता आया था। अभी बीच में रास्ते में पूछ भी रहे थे कई सारे लोग कि प्रॉपर्टी बहुत कम दिखाई है, साधारण परिवार है, आप कैसे करते हो? मैं जाहिर सी बात है मार साहब मुझे कुछ नहीं देने वाले, ना कुछ देते हैं, और जनता का आशीर्वाद है और इनकी बदौलत ही, इनके पीछे ही सब कुछ चल रहा है। बाड़मेर की राजनीति में आजकल एक हैंडपंप बड़ी चर्चा में है। लोग कह रहे हैं कि सनी देओल ने हैंडपंप को इतना चर्चित नहीं किया जितना रविंद्र भाटी ने कर दिया। क्या है ये हैंडपंप का विवाद है क्या? हैंडपंप को चर्चा में लाने वाली गवर्नमेंट है, उन्होंने किया, और जाहिर सी बात है कि मैं मेरे अपनों के लिए डिमांड तो करूँगा, मैं मांगूंगा ही। अगर मैं नहीं मांगूंगा तो मांगेगा कौन? उनके लिए मैं नहीं करूँगा। मसला क्या है ये, जरा अगर आप बता सकें। मसला ये है कि कहीं ना कहीं एक इंटेंसली एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ये फील करवाने का एक प्रयास था कि कुछ नहीं करने देंगे। मैं खुले रूप से कह सकता हूँ कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में, जनता ने मुझे अपनी बात रखने के लिए आगे तक पहुँचाया है। उनकी बात को अगर कहीं दबाया जाएगा और मैं अगर शांत होकर बैठता हूँ तो ये मैं जनता के उस विश्वास के साथ विश्वासघात कर रहा हूँ। उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ना मेरा धर्म है और मैं मेरे राजधर्म की पालना कर रहा हूँ। वो जो 2 हैंडपंप थे वो इंटेंसली कहीं ना कहीं एक पिन करने का प्रयास था, और वो लोग जो चाहते थे कि रविंद्र कुछ गलतियां करे, पर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी दूंगा उन लोगों को कि जिन्होंने मुझे पिन किया, और आज आप सभी के बीच में बतौर लोकसभा प्रत्याशी मैं पहुंचा हूं, तो मैं धन्यवाद दूंगा उन तमाम लोगों को। विधानसभा चुनाव से पहले आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग आपको कह रहे थे कि भाई मेरे गांव तक पानी पहुंचा देना विधायक बन गया तो। क्या वो किस तरह का एक्सपीरियंस था, और उन दिनों जब आप घूमते थे दूर दराज इलाकों में, उस वीडियो के बारे में भी ज़रा हमें बताइए। वो गडरा क्षेत्र का था, और गडरा के वो लंगे खान जी जो थे वो 80 साल की उम्र उनकी हो गई थी। आप सोचें कि आज़ादी के आसपास की वो एक पीढ़ी है जो आज भी पानी के लिए तरस रही है। उनकी आंखों में पानी था कि बेटा रविंद्र हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, है ना, विकास होता रहेगा, सब चीज़ें होती रहेगी, पर हमें पानी पहुंचा दीजिए। आप सोचें कि आज़ादी के 77 साल बाद में भी मेरा जो क्षेत्र है वो पानी के लिए तरस रहा है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि साहब हम बॉर्डर को मजबूत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, पर हकीकत क्या है? वो लोग आज तक उन्हें पानी क्यों नहीं मिला? आखिर जिम्मेदार कौन है? मैं तो ये भी कहूँगा कि जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, जिनको जनता ने बड़े लाड कोड से सदन तक पहुँचाया, पर वो सदन में जाते ही जो अपना कर्तव्य था वो भूल गए, जिसकी वजह से ये नौबत आ गई। तो उन्होंने कहा था आप विधायक बन गए तो पानी पहुंचा देना मेरे गांव में, तो आप विधायक तो बन गए, पानी पहुंचा क्या? बिल्कुल पहुंचाने का प्रयास हूँ, और ये हैंडपंप क्या है? ये वही तो है, उन लंगे खान जी की उम्मीदें हैं वो हैंडपंप, उनका एक विश्वास है हैंडपंप, और जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, पहले भी काम कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ और जीवन भर करूँगा। जी, राजनीतिक बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी रविंद्र जी, लेकिन परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे। परिवार में कौन कौन है? और एक चर्चा आपके बारे में तो बहुत होती है, लेकिन आप शादीशुदा हैं, पत्नी का क्या नाम है, कब शादी हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, 2021 में शादी हुई थी, और 2 बच्चे हैं मेरे। पिताजी अध्यापक हैं, गांव में ही रहते हैं, परिवार पूरा गांव में रहता है। छोटा भाई है, वो ग्रेजुएट है, और अभी जाहिर सी बात है कि चुनाव लड़ रहा हूँ तो वो भी भाग दौड़ में लगा है, अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के। तो छोटा सा परिवार है, जॉइंट परिवार है, पर हम गांव में बहुत बढ़िया तरीके से हैं, सुखी हैं। पत्नी भी प्रचार में जाती हैं, क्योंकि एक तो प्रधानी का चुनाव होता है जिसमें पूरा परिवार लग जाता है, हर परिवार का सदस्य लग जाता है। वैभव गहलोत के प्रचार में जिस तरह से अशोक गहलोत लगे हुए हैं, उनकी पत्नी लगी हुई हैं, और भी तमाम उनके परिवार के सदस्य। आपके भी जाते हैं भाई, पिता या पत्नी? बेसिकली मेरा भाई जाता है, पिताजी राजनीति से
इतना वो नहीं रखते, न परिवार में कोई और रखता है। छोटा भाई जाहिर सी बात है कि कामकाज ज़्यादा रहता है, तो वो भी मेहनत जितनी हो सके, भी छोटा है पर वो करता है। रही बात पत्नी की वगैरह की, तो वो इतना राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है और उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट कम भी है इस तरफ। जी, एक डायलॉग सनी देओल का हेडपंप को लेकर के वायरल हुआ, तब हेडपंप ने महाभारत करवा दी है जैसलमेर बाड़मेर में, और सनी देओल खुद भी आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है सनी देओल जी का। इस बहाने चलो सनी देओल जी बाड़मेर को देखेंगे और बाड़मेर के लोग उन गदर फिल्म वाले सनी देओल जी को देखेंगे, तो ये बढ़िया चीज़ है, अच्छा है, रोमांचक होता रहना चाहिए, चीज़ें चलती रहनी चाहिए। जी, कांग्रेस के भविष्य को किस तरह से देखते हैं आप? राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं और जो होगा अच्छा होगा, मेहनत कर रहे हैं, वो अब उनके हाथ में मेहनत है, वो मेहनत ही कर सकते हैं, बाकी तो जनता तय करेगी। जनता भी राहुल गांधी जी के मूड में नहीं है। क्या कभी कांग्रेस के किसी लीडर से बातचीत हुई हो? क्योंकि एक चर्चा ये भी चली थी कि रविंद्र को कांग्रेस जो है वो अप्रोच कर रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या कोई बातचीत हुई कभी टिकट को लेकर के? नहीं, मेरी कोई ऐसी बात नहीं हुई और न कभी बात। हाँ, मेरे रिश्ते सबसे हैं और जीवन भर रहेंगे, राजनीति से जुड़ा हूँ पर व्यक्तिगत मेरे रिश्ते हैं। ऐसी टिकट को लेके और चुनाव को लेके कभी कुछ नहीं हुई। उन्होंने अपना चुनाव लड़ा, मैंने मेरा चुनाव लड़ा। जी, चूँकि जैसलमेर बाड़मेर से आप लड़ रहे हैं और आप अपने हर भाषण में यही कहते हैं कि ये जो चुनाव है ये जैसलमेर बाड़मेर की जनता का चुनाव है, क्या वादे हैं, क्या घोषणाएं हैं आपकी अगर आप सांसद बन जाते हैं तो? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपने जो पहले पूछा कि वो लंगे खान जी के क्या हाल हैं, सिर्फ एक लंगे खान आपको दिखे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 22 लाख लोग जो आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं, उनको पानी पहुँचाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि देश पूरा युवा देश है, 60% पॉपुलेशन हम युवाओं की कहते हैं, पर एम्प्लॉयमेंट के नाम पे जीरो हैं। हम सीमांत क्षेत्र पे बैठे हैं, उन रेगिस्तान में बैठे हैं, पर सब आज भी इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज आने के बाद में हमारे युवाओं को वहाँ पे कहीं रोज़गार नहीं मिल पाता। मैं ये चाहूँगा कि स्थानीय को उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग एटलीस्ट कुछ न कुछ एम्प्लॉयमेंट मिले, इसका एक पूरे तरीके से मैं प्रयास करूँगा। साथ ही साथ एक DNP एरिया है हमारा, डेजर्ट नेशनल पार्क, उसके कई सारे गाँव हैं जो बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में आते हैं, जिनमें अभी तक किसी भी तरीके की कोई मूलभूत सुविधाएँ नहीं है। अगर मैं कहूँगा कि आप में से अगर कोई वहाँ जाएगा, वहाँ जाके स्थितियाँ देखेगा, तो वाकई आपको लगेगा कि साहब हम कहाँ आ गए। आप जहाँ एक दिन के लिए नेट बंद हो जाता है तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया ठहर सी गई है। आप सोचो वहाँ पे 2G तक नहीं है, वहाँ नेटवर्क तक नहीं है। तो कई सारा ऐसा, मेरा क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है, हर क्षेत्र की, वहाँ की हर विधानसभा की अलग अलग स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, समस्याएँ हैं, पर जो केंद्र में मजबूती से रखनी है वो केंद्र में भी रखेंगे और आगे जनहित के जो मुद्दे रहेंगे उनको मजबूती से उठाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी उनके बीच में निकालनी है। मेरा ये एक चुनाव नहीं हो सकता, मुझे जीवन निकालना उनके बीच में। ये 5 साल बहुत छोटी चीज़ है, ये 5 साल यूं ही निकल जाएंगे, पर मैं अगर रिजल्ट दे पाऊंगा तो वो मुझ पर वापस विश्वास जताएंगे। जी, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा फेमस है, ना केवल सोशल मीडिया पे, आपकी रैली में भी इतनी ज़्यादा भीड़ आती है कि हर कोई हैरान है। लेकिन एक सवाल ये है कि जब भी कोई आपके बारे में पूछता है तो ये कहता है कि एक 26 साल के नौजवान ने ऐसा कैसे कर दिया कि नॉमिनेशन में इतनी भीड़ आई जिसने हैरान कर दिया, और उसके बाद एक चर्चा शुरू हो गई कि आखिर रविंद्र भाटी कौन है। ये कैसे मैनेज हो जाता है सब कुछ? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रविंद्र नहीं कर रहा, ये बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता कर रही है, वो मारवाड़ की जनता कर रही है, जिन्होंने इतना प्रेम दिया, और ये सब उनका आशीर्वाद है। जी, रविंद्र जी, अभी विपक्षी कह रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ जो आ रही है वो जयपुर से आ रही है, दिल्ली से आ रही है और दूसरे स्टेट से आ रही है, तो ये वोट देने थोड़े आएंगे, इनका वोटिंग लिस्ट में नाम थोड़े ही है, तो भीड़ को लेकर वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इस पर आपका क्या? बाड़मेर से दिल्ली कितने किलोमीटर होगा? 900 किलोमीटर अगर कोई आदमी किसी के लिए चला के आता है, पहली चीज़ कि वो तो समय आने पे पता चल जाएगा। विधानसभा चुनाव में भी लोग यही कहते थे कि साहब ये तो लोग बाहर के हैं, स्थितियाँ स्पष्ट हो गई। लोकसभा चुनाव में भी मुझे पता है कि वो लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता को भी पता है। बाकी अगर कोई कहता है कि साहब दिल्ली से कोई आदमी आया है या बाहर से चल के आया है, तो भैया 1000 किलोमीटर अगर कोई आदमी चल के आता है तो एक उम्मीद और भरोसे के साथ में चल के आता है ना। तो जो होगा अच्छा होगा, और उनको दिल बहलाने दीजिए, 4 तारीख को पता चल जाएगा कौन कहाँ से आया है।
रविंद्र भाई, अभी आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बता रहे थे और बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि आप लंबी प्लानिंग के साथ हैं अपने क्षेत्र में कि उसे सुधारेंगे और डटे रहेंगे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका दोषी कौन है उस क्षेत्र के विकास के न होने का, तो क्या आप नाम बताएंगे? जाहिर सी बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि दोषी हैं। 2 बार से तो वहाँ पूरा का पूरा सीट भाजपा को जिता रही है राजस्थान की जनता। तो भाजपा मैं ये कह रहा हूँ कि 77 साल से लेके आज तक क्यों नहीं हुआ। मैं 5 साल की बात नहीं करूंगा, मैं 10 साल की बात नहीं करूंगा। जब देश एक तरफ चांद तक पहुंच सकता है तो हमारे उस क्षेत्र में पानी क्यों नहीं? राज सबके आए, मैं किसी पे कोट नहीं करूंगा, पर 77 साल बाद में भी जहां दुनिया एयरपोर्ट मांग रही है, हम वहां पे पानी तो मांग रहे हैं। हम, आपको पता है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे उस सीमांत क्षेत्र के लोगों को अगर इंजेक्शन लगवाना है ना, तो वो 200 किलोमीटर तक उनको ट्रैवल करके जाना पड़ता है। और उन डून्स में से, उस रेगिस्तान के इलाके से जहाँ पे अभी तक रोड तक नहीं है, ग्रेवल रोड है, कौन जिम्मेदार है इसका? आज तक हम पानी के लिए तरस रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए तरस रहे हैं, हेल्थ की और मैं एजुकेशन की तो बात ना करूं तो ठीक है। मैं अगर सिर्फ एक शिव सेंट्रिक होकर बात करूं तो शिव में 2000 पोस्ट है टीचर्स की खाली पड़ी है। लोग कहते हैं कि साहब किसी को अगर सजा देनी है, किसी को पनिश करना है तो बाड़मेर जैसलमेर आप भेज दीजिए। क्यों भैया? ये स्थिति, ये नैरेटिव बिल्ड क्यों हुआ? ये स्थितियाँ क्यों बनी? मैं ये सोचूंगा कि मेरा ये मानना है, जाहिर सी बात है कि तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, अगर पूरी मजबूती के साथ में सदन में अगर बात रखी होती तो शायद आज स्थितियाँ अलग होती। बाड़मेर की चर्चाएं लोग आज कर रहे हैं, 77 साल तक तो बाड़मेर वहीं था ना। अब बात कर लेते, स्थितियाँ अलग होती तो जनता अपने आप आके कहती कि साहब हम आपकी गवर्नमेंट बनाएंगे, आपके साथ रहेंगे। आज गवर्नमेंट, आप सोचिए ना कि लाख लोग, 1.5 लाख लोग अगर आते हैं, 2 लाख लोग आते हैं, तो एक भरोसे के साथ में आते हैं कि साहब ये एक लड़का है, ये हमारे लिए करेगा, इस विश्वास के साथ में वो आ रहे हैं। जी नहीं, मैं आपसे ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि ये एक आप नैरेटिव तो खेल आप जान ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनता है, पब्लिक के बीच में ओपिनियन बनता है। तो एक ओपिनियन ये बना है देश में, या बनाने की कोशिश भाजपा ये करती है कि 2014 से पहले तो कुछ नहीं हुआ, 2014 के बाद हमने बहुत कुछ बदल दिया। तो ये 2014 से लेकर 2024 तक के बीच में आपके इलाके में कुछ क्यों नहीं बदला? मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक भारतमाला जो प्रोजेक्ट है वो डीएनपी के कारण रुका हुआ है। आप सोचेंगे कि पूरे इंडिया में तो बन गया, पर डीएनपी का वो 35 किलोमीटर का वो पैच था, वो रह गया। तो सब जगह सारे काम अटके हुए पड़े। उसके जिम्मेदार कौन है ये आपको भी पता है, और इसकी ये जो समस्या है इनका समाधान जरूरी है। मुझे ये लगता है कि हम समस्याओं पे बात करने से अच्छा है कि समाधान पे बात करेंगे तो ठीक है। आज के समय में समस्या तो सब बता रहे हैं पर समाधान कोई नहीं बता रहा। एम्प्लॉयमेंट की बात तो सब कर रहे हैं पर एम्प्लॉयमेंट देंगे कैसे ये नहीं बात कर रहे। तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के घोषणा पत्र होते हैं उसमें बड़े बड़े युवाओं को लेके ये करेंगे वो करेंगे। आप भी युवा हैं, अब दिल पे हाथ रख के बताइए कि कितनी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है, कितनी चीज़ें युवाओं को मिलती है। अगर मैं राजनीतिक रूप से अगर बात करूं तो देश की 60% पॉपुलेशन यूथ है, उनका टोटल सदन के अंदर 12% का योगदान रहता है। 12% में भी 2% जो सामान्य परिवार से आते हैं। जब 60% है तो 12% ही क्यों उनकी, है ना? तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कथनी और करनी में फ़र्क था, जिसकी वजह से ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई है। आने वाले समय में मजबूती से कई सारे नए युवा बाहर आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, अपने क्षेत्र के लिए, उन इलाकों के लिए जो आज भी पिछड़े हुए हैं उनके लिए काम करेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। अच्छा, अभी आपने राहुल गांधी पर टिप्पणी की हमारे सहयोगी के सवाल पर। मैं पूछता हूं कि अगर मैं आपसे यही सवाल नरेंद्र मोदी के लिए पूछूं कि नरेंद्र मोदी आपकी नज़र में कैसे नेता है, उनका 10 साल का शासनकाल कैसा रहा, तो आपका क्या जवाब है? वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस सीमांत के उस क्षेत्र में बैठा हूँ जहाँ से मैं अगर मेरे गाँव की बात करूँ तो वहाँ से मीरपुर खास नज़दीक है और जोधपुर दूर है। उस क्षेत्र पर बैठ के मैं उस क्षेत्र की बात पहले करूंगा कि हमें अभी तक जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। मैं वहाँ की बातें, वहाँ के मुद्दों को हमेशा प्राथमिकता दूंगा। रविंद्र जी, जैसे आपने घोषणाओं की बात करी, जैसे कांग्रेस का मैनिफेस्टो हुआ, बीजेपी का मैनिफेस्टो, तो आपका क्या मैनिफेस्टो होगा? आप भी तो कोई मैनिफेस्टो लेके उतरे होंगे। जाहिर सी बात है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमाम चीज़ें, तमाम मुद्दे मैंने पहले बताए, पानी, शिक्षा, हेल्थ, और सबसे बड़ी चीज़ यूथ को एम्प्लॉयमेंट, है ना। मैं युवा हूँ, 26 साल की उम्र में अभी हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरे जैसे कई सारे भाई हैं जो आज के समय में बेरोजगार हैं। उनकी पीड़ा वही समझ सकता है जो उस दौर से निकला हो।
तमाम जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं वो आज की स्थितियां परिस्थितियां नहीं समझ पा रही क्योंकि वो सेटल्ड हैं। मुझे ये लगता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट देना ज़रूरी है। उन मुद्दों की बात मैनिफेस्टो मैं भी अभी एक बड़ा लंबा चौड़ा बना के जनता के बीच में बांट के आ जाऊंगा, कहीं से कट कॉपी पेस्ट करके कर लूँगा, पर वो लच्छेदार बातें ज़्यादा लंबी नहीं चलती। मैं तो ये कहूँगा कि पिछली गवर्नमेंट्स में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव लड़े, आप दोनों के मैनिफेस्टो निकाल दीजिए और जनता को दिखा दीजिए कि कितने काम हुए हैं और कितने नहीं। आप नए मैनिफेस्टो बाद में दे दीजिए, पहले तो ये बता दीजिए कि साहब हमने इतने कर लिए। मैं अभी एक लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो नहीं दूंगा, मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से तमाम बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की और पूरे भारत की, क्योंकि आप भारत तक में हैं, न्यूज़ तक में है, यहाँ पे पूरे देश की जनता सुन रही है मुझे, मैं तो सबके सामने दावे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले 5 साल बाद मैं परिणाम आपको दूंगा। अफवाहें ये भी उड़ रही हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने सीएम भजन लाल से मिले, उससे पहले भी आप बीजेपी में थे। देखो साहब, मैं वर्तमान में विधायक भी हूँ, तो मुख्यमंत्री जी से तो मिलना मेरा लगातार रहेगा। समस्याओं को लेके अगर मैं जो पद पे है उनसे नहीं मिलूंगा तो संभव भी नहीं है। मेल मुलाकात और वार्ताओं का दौर चलेगा और भविष्य में क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है। आने वाले समय में जब पता चलेगा तो मिलके आपको बिल्कुल बताएंगे। रविंद्र जी, राजनीति के बहुत सवाल हो गए, मैं आपसे इससे थोड़ा एक सवाल राजनीति का भी पूछ ही लेता हूँ। आपका पसंदीदा नेता कौन सा है? मेरे 2 सवाल हैं बैक टू बैक। दूसरा सवाल ये कि क्या रविंद्र सिंह भाटी को गुस्सा आता है? जाहिर सी बात है, गुस्सा तो आता है, पर राजनीतिक जीवन में हूँ तो कई सारी चीज़ें अंदर ही अंदर रखें तो ठीक है। गुस्सा आता है कि मेरे क्षेत्र की स्थितियाँ जब देखता हूँ ना साहब, आपने कहा ना कि उन लंगे खान जी के क्या हाल हैं जो 80 साल की उम्र के, जो आज भी पानी है, मुझे गुस्सा आता है उनको देखता हूँ तब। मुझे गुस्सा आता है कि 12वीं तक स्कूल है और एक टीचर है और हम कह रहे हैं कि सर हम देश को आगे बढ़ा देंगे, ऐसे नहीं बढ़ेगा। मुझे गुस्सा आता है कि साहब एक जो बुजुर्ग है या कोई महिला है उनको हेल्थ वाइज कोई भी तरीके की सुविधा नहीं मिल रही, तमाम हॉस्पिटल्स पे ताले लग रखे। गुस्सा आता है साहब, पर अंदर ही अंदर एक विचार भी आता है कि साहब बदलाव के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। एक वीडियो देखा था मैंने रविंद्र सिंह भाटी का कुछ साल पहले, एक ऑफिस में पहुंच के एक चेयर पे बड़ी जोर से लात मारते हैं और वहां बैठे लोगों की हवा खराब हो जाती है। वो किस्सा क्या था, जरा बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था। मैं शुरुआत करूँगा 2013 से। 2013 के अंदर जब मैं पहली बार फॉर्म भरा मैंने यूनिवर्सिटी का, तो मैं फॉर्म तो ऑनलाइन मैंने भर दिया, बट मैं जब सबमिट करवाने गया तो उन्होंने लेके रख दिया, सबमिट नहीं किया, जिसकी वजह से मैं उस मेरिट से आउट हो गया। मैं वापस 300 किलोमीटर चल के वापस उसी यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पे मैंने फॉर्म भरा, वो सबमिट करवाया और मेरा एक एडमिशन हुआ। उसके बाद में 5 साल जैसे मैंने लॉ कंप्लीट की तो कई सारी चीज़ें मैंने देखी। मुझे ये समझ में आया कि साहब एक लड़का, एक भाई जो 400 किलोमीटर घूम के यहाँ तक आता है और फिर यहाँ पे उसको ये कह के निकाल दिया जाता है कि साहब कल आना। आप सोचो कि वो कहाँ जाएगा। मतलब कोई अगर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो तो यहाँ पे खूब सारी आपके दिल्ली गुड़गांव में यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे आराम से घूम लेंगे, जी वैगन लेके चले जाएंगे। वो मेरा भाई जो वहाँ से ट्रेन में आ रहा है, जो रोडवेज बस में बड़ी मुश्किल से जेब के पैसे खर्च करके यहाँ तक पहुँच रहा है, उसको ये कह दिया जाता है कि साहब कल आना, उस पर क्या बीतेगी। तो ये तमाम चीज़ें जब देखते हैं ना सब, तो लगता है कि आज मैं अध्यक्ष हूँ और उसके बाद में भी अगर मैं इनको रिलीफ नहीं दिला पाता हूँ तो मेरा इस कुर्सी पे मेरा हक नहीं बनता। मुझे छोड़ देनी चाहिए या उन्हें छोड़ देनी चाहिए जो जिम्मेदार है। तो इसके लिए मैंने मेरा धर्म निभाया, वो अपना धर्म निभाया। मेरे पहले सवाल का भी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, अटल बिहारी जी हैं। नहीं, अभी मौजूदा राजनीति में जो हैं उनमें से कौन सा है? राजस्थान का बताइए। सब बढ़िया है, सब भले हैं, काम करेंगे वो अच्छा है। मैंने तो पहले ही कहा कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा। मैं तो बीजेपी या कांग्रेस में अगर आप चुनाव नहीं लड़ते, आप नेता नहीं होते तो वकील होता और वकालत में कोई ढंग का आदमी देख के उसके साथ में प्रैक्टिस करता ताकि दाल रोटी समय पे मिल जाए। वकील ही होते तो आपको कौन सा नेता अच्छा लगता? कांग्रेस फिर नेतागिरी नहीं करता। रविंद्र भाई, पिछले चुनाव में और इस चुनाव में 2 चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ एक आपकी डिफेंडर काली और एक अशोक गोदारा। बिल्कुल, वो भाई अभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में एसोसिएट हुए हैं और वो अपना काम करे बढ़िया तरीके से। चुनाव है और दोस्त का नहीं, सारे दोस्त मेरे साथ। कुछ चीज़ें राज रहे तो ठीक है, सब मेरे साथ में है। मदन राठौड़ का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो हमारा ही है, बिगड़ कर चला गया और कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनसे कोई खतरा नहीं है, और 3000 वोटों से जीते थे और इस बार जो है नहीं कर पाएंगे। मेरा उन्हें यही कहना था कि 5 साल विधायक रहते और कामकाज करते।
तो मदन राठौड़ के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मदन राठौड़ जी बहुत बड़े लीडर हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद भी है। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि 3000 में एक बार जीत गया। ठीक है साहब, मैं तो छोटा आदमी हूँ, साधारण परिवार से आता हूँ, मेरे लिए विधानसभा की सीढ़ियाँ देखना ये भी बड़ी चीज़ है। पर मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में इस लोकसभा चुनाव में जनता मुझ पर विश्वास जताएगी और आने वाले समय में मैं इस क्षेत्र की सेवा इन सभी का बेटा बन के करूँगा। जी, एक सवाल और आपका, क्योंकि आप विद्यार्थी परिषद में रहे हैं और विद्यार्थी परिषद से आपने टिकट भी मांगा जब आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे, तो परिषद का जो संगठन है वो ऐसे अपने कार्यकर्ता को तैयार करता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि वो बहुत कम बगावत कर पाता है। तो ये जज्बा कैसे आया कि आपने विद्यार्थी परिषद से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ लिया और फिर उसी के अनुसांगिक संगठन भाजपा से भी बगावत करके चुनाव लड़ लिया? तो ये जज्बा आपका कहाँ से पैदा हुआ? क्योंकि वहाँ पे कार्यकर्ता का निर्माण तो ऐसे नहीं होता है कि वो बगावत कर पाए। देखिए, सभी की अलग अलग परिपाटी होती है और मेरे साथ तमाम जितने भी युवा साथी जुड़े थे उन सभी का कहना था कि आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। मैं जैसे विधानसभा चुनाव की भी अगर बात करूं तो आपको बताना चाहूँगा कि जनता का आदेश था, मुझे पालना करनी थी और जनता ने आशीर्वाद भी रखा। छात्र संघ और विधानसभा चुनाव में हर जगह जनता का जो आदेश रहा है मैंने उसकी पालना की है। लोकसभा के चुनाव में भी कर रहा हूँ। ये बगावत नहीं कह सकते आप, ये लोगों का एक भरोसा था, उस विश्वास था, उस विश्वास पे खरा उतरना जरूरी था। मैंने प्रयास किया, जनता ने आशीर्वाद रखा। आखिरी सवाल है मेरा कि मुझे जैसा लगता है कि आपके पुराने साथी जो परिषद में थे या भाजपा के भी कुछ लोग, वो आज भी आपका समर्थन कर रहे हैं, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, आप क्यों चाहते हैं कि वो परिषद या कहीं छोड़ के चले जाए? वो मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, जहाँ पे भी रहेंगे हमेशा मेरे साथ में रहेंगे, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। एक आत्मीय जुड़ाव रहता है और जीवन भर रहेगा। रविंद्र जी, बहुत आदर्शवाद की बातें कर रहे हैं आप। आमतौर पर टीवी पे अच्छी लगती हैं ये सब बातें सुनने में। देश की राजनीति में ऐसा माहौल है नहीं कि आदर्शवाद पे बात हो, और ग्राउंड पर आपकी भी जो पॉलिटिक्स है वो उस पर आदर्शवादी बातें आप करेंगे तो आपका काम भी नहीं होगा। सीधे पॉइंट पर आता हूँ। राजपूत जाति से आप आते हैं और इन दिनों देश में बड़ा विवाद भी है राजपूतों को लेकर और राजपूत खासे नाराज हैं। रविंद्र भाटी राजपूतों की आवाज़ क्यों नहीं बन पा रहा है अगर वो सबकी बात कर रहा है तो? और दूसरी बात, आपके इलाके में चुनाव है और आप प्रचार कर रहे हैं गुजरात में, हैदराबाद में, कहीं कहीं, तो इसके पीछे का खेल क्या है? क्या राजपूतों के सम्मान में ही बदला लेने के लिए आप ये सब गेम आपसे सेट करवाया जा रहा है और इसके पीछे का जो एक आंशिक चेहरा या समर्थन देने वाला चेहरा है वो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं कि पिछला भी स्कोर बाकी रह गया और अब लोकसभा भी आ गया, तो इसी तरीके से 2-3 सीटों पर कोशिश हो रही है कि बीजेपी को जवाब दिया जाए, तो आप भी उस जवाब कोशिश का हिस्सा हैं। और दूसरा सवाल कि क्या राजपूतों के लेकर जो टीका टिप्पणी हो रही है उस पर आप चुप क्यों हैं? आप क्यों नहीं मुखरता से बात कर रहे हैं? आप तो देख रहे हैं कितने प्रदर्शन हो रहे हैं गुजरात में, आपका पड़ोसी राज्य है, आप गए भी थे, तो उस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, जो सवाल जो जवाब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता के बीच में मैं रहता हूँ। और रही बात प्रवास की, गुजरात की, बॉम्बे की, महाराष्ट्र की, कर्नाटका की, ये वो, एक बड़ा पॉपुलर वर्ड है मारवाड़ी। सुना आपने? मारवाड़ी सुना होगा। वो मारवाड़ी कौन है? वो मारवाड़ी वो लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ के हज़ारों किलोमीटर दूर व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, वो प्रवासी हैं। वो प्रवासी चाहे दूर रहते हैं पर उनका जुड़ाव हमेशा से अपने घर से, अपने परिवार से रहा है। और वो तमाम भाई जो मेरे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के हैं जो आज बाहर रहते हैं, उन सभी से ये छोटा भाई आशीर्वाद लेने के लिए गया है और वो हज़ारों की संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए। और वो पूरे भारत में, मैं तो कहूँगा कि मैं माफ़ी चाहूँगा ऑन द कैमरा कि तमाम भाई हैं जिनसे मिल नहीं पाया क्योंकि समय कम है, क्षेत्र मेरा बहुत बड़ा है, तो वो उन सभी का साथ 36 कौम के लोगों का साथ था। साथ ही साथ आपने पूछा कि गुजरात के अंदर जो ये प्रकरण चल रहा है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं गुजरात में घुसा तो अहमदाबाद में मेरा पहला कार्यक्रम था। उस समय मैंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि कोई भी राजनीतिक आदमी क्यों नहीं हो, उसके पास इतना अधिकार नहीं होता कि वो किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाए। रूपाला जी ने अगर भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, अगर नहीं पहुँचाई ही है, तो उसका जवाब जनता देगी। आने वाले चुनाव में स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएगी। और रही बात लीडरशिप की,
तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप स्पेशली अगर राजपूत कम्युनिटी की कहते हैं, मैं जाया जन्मा हूँ और मैं गर्व करता हूँ। और राजपूत हकीकत में वही क्षत्रिय है जो छत्तीसी कौम को साथ में लेके चल सके। हमारे उस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो हम सब छत्तीसी कौम एक साथ रहते हैं, परिवार की तरह रहते हैं। वहाँ पे कोई जाति, कोई बिरादरी, कोई धर्म, कोई मजहब का कोई भेद नहीं रहता। और जो गुजरात का है वहाँ पे मैं जवाब दे भी चुका हूँ, आगे भी कहीं रहेगा तो दूंगा और परखर होके बोलूँगा, कोई लाग लपेट नहीं है। मैं मारवाड़ी में कया करे कि पग में सांकड़ कह रही है, मारे पग में ना कह रही सांकड़ को नहीं है, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, मारे पग रे मीना सांकड़ ये जनता रही है। और ये वास्ते केद भी अगर बात करनी पड़ी मजबूती में राखी। नहीं तो आपने वो वसुंधरा राजे वाला सवाल का जवाब आप शायद आपके ध्यान में नहीं रहा हो, तो वसुंधरा राजे का समर्थन है आपको अंदर खाने? जिस तरह की बातें हो रही हैं कि चेहरे पर मुस्कुराहट भी बता रहा है, तो एक ये सवाल, और चूंकि आपने जवाब दिया कि आप क्यों हैदराबाद और कहाँ जा रहे हैं, तो हम इससे आपने जैसे बताया कि व्यापारी समाज रहता है, तो हम ये समझ जाएं कि रविंद्र भाटी के लिए जो फंड मैनेजमेंट हो रहा है उसके लिए खुद आप लीड कर रहे हैं मोर्चा, और इस तरीके से आपका फंड मैनेजमेंट भी हो जा रहा है। देखो, फंड मैनेजमेंट ही आप कहो या बाकी कई चीज़ों को, अगर यही फंड आता तो मिल लागे कि सारा ही घूमने लाग जाता। यहाँ फंड को नहीं आया करे। जनता में ना अपील करने वास्ते जो हजारों लोग जो को आता पड़ा रैली में, कार्यक्रम में, जाहिर सी बात है कि वो एक भरोसा रखे, एक विश्वास रखे, और वो तमाम लोग मैंने मोटिवेट करने वास्ते आया। और रही बात आप जो बात करी वसुंधरा जी की, तो वसुंधरा जी एक बहुत बड़ा लीडर है ना। हमारे जन्म पहल में 2002 महीना स्कूल में तो दूसरी क्लास में, सेकंड में, वो टाइम वो मुख्यमंत्री जी बनया था। तो हमारे एड़ो कहीं को नहीं है, लोगों ना में जो को भी चीज़ें लागे वो कहता रहे, हमारा कहना अलग हुए। आज तारीख में ना एक युवा स्ट्रगल कर रही है और वो ना जनता रे माथे भरोसा। रविंद्र जी, करीब 20 दिनों पहले आपकी बाड़मेर में सीएम भजन लाल से मुलाकात होती है। उसके बाद ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले आप बीजेपी की तरफ आ जाएंगे और मोदी के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन ऐसा क्या होता है उस मीटिंग में और क्या बात बिगड़ गई कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं? कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कई सारे उतार चढ़ाव आए। एक्चुअली हुआ क्या था? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मेरे क्षेत्र के लोगों से पूछा। मैंने उन्हें कहा था कि मैं मेरी जनता से पूछूंगा, वो जो आदेश करेगी मैं उसकी पालना करूँगा। साथ ही साथ में 2-4 चीज़ें मुझे कई सारे लोगों ने कहा कि साहब व्यक्तिगत डिमांड क्यों नहीं करते आप, व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्रालय मांग लो, कोई ढंग का वो कर लो, ये कर लो। मैंने उन्हें कहा कि साहब 26 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में मुझे विधानसभा आपने दिखा दी, मेरे लिए ये खूब है। आगे अगर किस्मत में होगा तो सब चीज़ें हो जाएगी। और व्यक्तिगत कभी महत्वाकांक्षा जो रखता है वो आगे भी नहीं बढ़ पाता। मैंने डीएनपी की बात की थी, ओरण की बात की थी, एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, और भी कई सारे मुद्दे थे जिन पर बात की थी। बात बन भी जाती, पर तब तक जनता का ये आदेश हुआ कि भैया चुनाव लड़ो, अब जो हो गया हो गया, अब बातों का, वार्ताओं का दौर ख़त्म करो, आगे आओ, टाइम ख़राब हो रहा है आपका। और हम सब भी अगर नहीं लड़ रहे हो तो आप स्पष्ट कह दो कि हम नहीं लड़ रहे, हम भी हमारा काम करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि साहब जनता का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि मैं आज जिस जगह बैठा हूँ, मुझे वहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बिठाया, मुझे वहाँ इन लोगों ने बिठाया जो आज के समय में मेहनत कर रहे हैं। आज मैं दिल्ली में हूँ, आपके बीच में हूँ, पर खूब सारे लोग ऐसे हैं जो धरातल पे काम कर रहे हैं। रात को 3-3 बजे तक वो बूथ मैनेजमेंट से लेके एक चीज़ कर रहे हैं। तो उन सभी की वजह से बैठा हूँ, तो उनका आदेश जो है मेरे लिए सिर माथे होना चाहिए और मैं उस आदेश की पालना कर रहा हूँ। मतलब आप अपने लोगों की वजह से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय? बिल्कुल, जन भावना को देखते। ओके। साथ ही साथ खबरें ये भी चलती है कि कहीं ना कहीं, बार बार ये खबरें चलती हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आपकी अंदर खाने सेटिंग ज़रूर है। और इसके साथ साथ चूंकि बाड़मेर में कैलाश चौधरी बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिनको वो डायरेक्टली साइड नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं ऐसी सेटिंग है कि आप बाड़मेर जैसलमेर से जीत जाएं, उसके बाद आपको बीजेपी अपने साथ ले ले। मैंने ये आपसे ही सुना है पहली बार सेटिंग वाला सीन तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आप रविंद्र सिंह भाटी को रविंद्र सिंह भाटी बनाने में सबसे बड़ा श्रेय किसको देते हैं? छत्तीसी कौम के इन लोगों ने, इन तमाम साथियों ने जो आज रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं जो मेहनत करते हैं, उन सभी की वजह से, उन सभी की बदौलत यहाँ तक पहुँचा, और मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। आमतौर पे चुनाव में देखा जाता है कि जो सामने प्रत्याशी होता है, प्रतिद्वंदी, वो आपकी मुखालफत करता है खुल के। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने एक चीज़ देखी, अमीन खान साहब कह रहे थे मैं जीतूं या रविंदर जीते, अगर रविंदर जीता तो मेरा बेटा जीता,
मैं जीता तो भी रविंदर जीता। तो ये कला रविंदर ने कहाँ से सीखी? घना भटका खादा है साहब, घना ठोकना खादे। मैं कया भी करूं कि 2013 में जब शुरुआत करी थी, जब छात्र राजनीति में आता मिर्ची बड़ा खार दिन काटेड़ा हमारा, तो कई सारा उतार चढ़ाव में ए ठा पड़ी कि राजनीति में ना कदे भी कै बेड़ो थाना बैठना पड़ सके। तो हमेशा संबंध एड़ा राखो कि वापस जदे कदे भी थे मिलो तो आंख में आंख मिला थे बात कर सको। तो क्या वो वाला संबंध इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा उमेदराम और कैलाश चौधरी जी के साथ? हमारा संबंध सभाऊ है और वो विश्वास रे बैठो कह सका राजनीतिक जीवन रे मीना जदे तक रही हमारा संबंध हमेशा यही रहे। रविंद्र भाई, आप एबीवीपी का हिस्सा रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि आरएसएस को लेकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर दो विचार हैं। एक विचार कांग्रेस का है, एक विचार बीजेपी का है, और आप एबीवीपी का हिस्सा रहे हैं। तो आप संघ को लेकर कैसा देखते हैं? संघ आरएसएस को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि 2014 में मोदी जी पीएम बन गए थे, प्रधानमंत्री पद उन्होंने ग्रहण कर लिया था। इसके बाद उस समय आप एबीवीपी का हिस्सा रहे और अब आप विधायक हैं। ऐसे में आप राहुल गांधी और मोदी जी में से किस नेता से ज़्यादा प्रभावित हैं? कोई एक नाम बताई दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद में रहते हुए कई सारी जगह कई सारे तरीके से मुझे काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, धरातल पे खूब सारा काम करने का मौका मुझे मिला। तो जाहिर सी बात है कि ठीक है, दूरियां बनती गई, परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा, पर आज भी जो परिषद के मेरे साथी हैं उनसे मेरा अच्छा जुड़ाव है और आगे भी रहेगा। और रही बात मोदी जी की, रही बात राहुल जी की जो आपने कही, तो राहुल जी कभी केंद्र में नहीं रहे। जहाँ तक मैंने देखा मोदी जी अच्छे प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। जब राहुल जी अगर कभी भविष्य में आए तो बिल्कुल उनके बारे में भी आपको खुल के बताया जाएगा। संघ को लेकर आपका क्या विचार है? आरएसएस को लेकर सब बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, आने वाले समय में सब मजबूती से काम करें, सब एक साथ रहे, ऐसी मेरी सोच है। रविंद्र भाई, जो एक किस्सा आपका पढ़ा, अभी जो ये चर्चा भी हुई कि वो हेडपम्प वाला जो पत्र वायरल हुआ और वो मुद्दा गरमाया, तो उम्मीदवार तो कह रहे हैं कि मैं 2 नहीं 100 हेडपम्प दे दूंगा। तो शिव या आपके बाड़मेर की जो जनता है उसके लिए भी आपका भी यही भाव है कि काम होना चाहिए। तो उम्मीदवार कह रहे हैं हेडपम्प तो मैं भी लगवा दूंगा, तो फिर जनता भाटी को क्यों चुनेगी? देखो साहब, वो बड़े लोग हैं, है ना, वो 100 हेडपम्प इसलिए लगवा सकते हैं क्योंकि उनके कहीं बड़े काम चलते होंगे। पर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हेडपम्प के साथ में उनकी भावनाओं को, उनको पूरा मान सम्मान देते हुए मैं काम करूँगा। मैं सिर्फ काम नहीं करूँगा, उनका बेटा बन के, उनका भाई बन के उनके साथ चलूँगा और सुख दुख की हर परिस्थिति में साथ में रहूँगा। वो बड़े लोग हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं इस चीज़ का विश्वास आपको दिलाता हूँ कि किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में मेरे इन अपनों का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा एक सवाल है आपसे कि कैलाश चौधरी के काम को आप कैसे देखते हैं? कैलाश चौधरी जी बहुत बढ़िया है और काम कुछ करते तो अभी शायद भाषणों में बोल देते, पर शायद वो किसी और मुद्दों पे बोल रहे हैं। तो काम मुझे नहीं देखना है, जनता को पता है कि किसने कितना काम किया है। क्योंकि अगर कैलाश चौधरी जी का काम बेहतर नहीं रहा, अगर हम आपकी बात को देखें तो आप तो बीजेपी में आ गए थे 2023 में, तब तक करीब 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया था कैलाश चौधरी के कार्य, तो बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पे भी, पर आपने उन्हीं की पार्टी को ज्वाइन किया और फिर अब आपको उनका ही काम अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये इसे कैसे देखें भाटी के इस मूव को? आप रो एक छोटो सो है जो कुछ चीज़ ना करेक्ट कर दूँ कि मैं 2019-23 तक 22 तक छात्र संघ रो अध्यक्ष था। वेस्टर्न राजस्थान री सबों बड़ी यूनिवर्सिटी जेके मीना एक छात्र नेता, एक उमर भाई जो को उमर बीच में रह संघर्ष करते पड़े। 2023 रे मीना बीजेपी ज्वाइन करी, 7 दिन नहीं रही मैं। कितना दिन? 7 दिन और मीना कई सारी परिस्थितियां बनी बिगड़ी और 7 दिन रे मीना मैं खुद भी सेटल कौन हुआ तो कोई बात करने की स्थिति में हाँ भी को नहीं। आज रे तारीख रे मीना जो जनता रे बीच में जब मैं गया तो उमरी जो को भावनाएं आगे आई, वो आप सबना और तमाम लोगों ना बहुत अच्छे तरीके में ठाए कि कहीं स्थिति है धरातल माथे कहीं वेव है और क्यों है, तो जनता उग्र जवाब आने वाली 26 तारीख को दे दी। मेरा आखिरी सवाल कि साधारण परिवार से आने वाला लड़का जो छात्र संघ का अध्यक्ष बनता है, जिसकी तासीर हम कह दें तो बगावत है, अरविंद सिंह भाटी का भी चुनाव देखा, उसमें भी आपका समर्थन कहते हैं, तो साधारण परिवार से आने वाला वो व्यक्ति प्रवासी कार्यक्रम करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, और तो ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? देखो सर, किसका साथ मिल रहा है? एक चीज़ बता दा आपने, बगावत वो कर सके जिके माता दाग नहीं हुए,
वर्तमान राजनीतिक तौर रे माथे अगर कोई आदमी लीक को हटर करने रो प्रयास कर सर उरा हाथ के तिनके रंगियोड़ा है तो आगे को नहीं आ सके। मेरा भरोसा हमारे ये जनता रे माथा और साथ ही साथ में ना ये चीज़ रे माथा है कि मैं माथे कोई तरीके रो दाग को नहीं, कोई एड़ो कृत्य मैं माथे कोई आरोप को नहीं है और न राजनीतिक जीवन रे मीना कदे कोई एड़ो आरोप लागेला। निस्वार्थ भाव मीना जनता री सेवा करिए, आने वाले टाइम रे मीना भी जनता री सेवा करूँगा। रविंद्र भाई, मानवेंद्र सिंह जसोल और आपके रिश्ते कैसे हैं? बढ़िया रिश्ते। मैं तो हूँ तो आपने कहाँ ही पढ़े बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कल चर्चा है। नहीं, हमारे व्यक्तिगत जो भी फैसलो है और जो फैसलो ले है वो ना ठीक लगे जो को करे। रविंद्र जी, अभी आपका पूरा इंटरव्यू हिंदी में हुआ और मैं देखता हूँ आप जहाँ भी भाषण देते हैं मारवाड़ी में देते हैं, इंटरव्यू भी मारवाड़ी में देते हैं, तो मारवाड़ी भाषा के प्रति इतना लगाव है आपका, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ये सब लोग चाहते हैं यहाँ पे जितने बैठे हैं कि एक मारवाड़ी भाषा में एक गाना आप सुनाएं। देखो, गाने वाले मामले में कमज़ोर हूँ। नहीं, जैसे भी गाएं, वो बाथरूम सिंगर वाला ही गाएं, लेकिन लोग सुनना चाहते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने कोई दूसरो टास्क दे दो तो मैं बढ़िया तरीके में कर ले। भाषा में कुछ भी सुना दिए जो आपकी इच्छा हो। राजस्थानी भाषा में ना खूब सारी कहावतें हैं, कविताएं हैं और पर अचानक था पूछो रो तो हमारे वास्ते सरप्राइजिंग है क्या कि पहली बार क्या मैंने एड़ो टास्क दियो है। अगली बार आप गुडे आई से बिल्कुल पूरी तैयारी रे बेड़ो आई और गाने रे तैयारी बेड़ो। ठीक है। सचिन पायलट को आप कैसा नेता देखते हैं? बात करी पायलट साहब री तो पायलट साहब स्ट्रगल कर रहा है, सीनियर लीडर है ना। हमारी तो उम्र को नहीं हुई करती, बताऊँगा ना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, तो मैं कहीं कह सकूँ। उनको कैसा नेता देखते हैं? बढ़िया, स्ट्रगल कर रहे, संघर्ष कर रहे, संघर्ष रो दौर है। मैं बाहर रे संघर्ष कर रहा हूँ, कोई मीन आ रहे संघर्ष कर रहे, फर्क है तो ही। माफ़ कीजिएगा, पूरी बातचीत जो सुनी आप थोड़े से विधायक मोड में ही लगे। आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों पर आपका एक विज़न होना चाहिए। राहुल गांधी पर आपसे सवाल पूछा गया, आपने कहा उनका कुछ नहीं हो सकता। हालांकि आप तारीफ़ कर रहे हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं और ऐसी ही तारीफ़ आपने मोदी जी के लिए भी की। तो मोदी जी का क्या होने वाला है इस चुनाव में? जनता तय करने वाली है, जनता रो तय करेड़ो है और आने वाली 4 तारीख रो जब परिणाम हो है तो वो टाइम आप ना में ठा पड़ जाए। वैसे हूँ कोई मोटो पॉलिटिकल पंडित को नहीं है, राजनीति में बहुत कम समय हुआ है, पर आपना और मीना जो को लागे है कि आने वाले दौर में मीना जनता जो भी तय करे सही करे। एक तो मैं चाहूँगा कि आप हिंदी में बोलें और दूसरी बात ये कि इस समय जो डिबेट चल रही है ना वो ये चल रही है कि बीजेपी नारा दे रही है 370 के ऊपर और एनडीए के लिए 400 के ऊपर। आपके हिसाब से कहाँ जाके ये नंबर टिकने वाला है? क्योंकि आप कांग्रेस का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप बीजेपी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का एक रिस्क लिया है। जो आपने बात कही ना रिस्क की, जब आपके साथ में जनता का आशीर्वाद हो, उनका साथ हो, सहयोग हो, तो मुझे लगता है रिस्क लेनी चाहिए। और ये आज जो एक रिस्क रविंद्र ले रहा है ना, मुझे ये लगता है कि पूरे भारत के युवाओं को एक मेरा निवेदन भी है, मेरी अपील भी है कि आगे आके रिस्क लो। और जब तक आप अगर रिस्क नहीं लेंगे तो बदलाव नहीं हो सकता। घर पे बैठ के आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को कोसते रहो, नेताओं को कोसते रहो। आज भगत सिंह सबको चाहिए, अपने घर में किसी को नहीं चाहिए। सब चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से बदलाव हो, पर कोई आगे नहीं आता। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी विशेषकर युवाओं से ये निवेदन रहेगा कि आप आगे आएँ, रिस्क लें, जो चुनाव आपको लगे। अगर राजनीतिक रूप से आप सक्रिय होना चाहते हैं तो चुनाव लड़ें। राजस्थान उन राज्यों में है जहां के ओपिनियन पोल और बीजेपी का दावा है कि 25 की 25 सीटें जीत जाएंगे। अगर रविंद्र सिंह भाटी भी जीत रहे हैं तो वो सीटें तो ऑटोमेटिकली 24 हो जा रही हैं ना। तो आपके हिसाब से बीजेपी की कितनी सीटें होने जा रही हैं, कांग्रेस की कितनी सीटें होने जा रही हैं? चूंकि आप निर्दलीय लड़ रहे हैं तो आपके पास एक नंबर, एक असेसमेंट आपका होना चाहिए। देखो, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की सीट के बारे में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। बाकी जो जिसको जो कहना है वो कहते रहे। मैं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की सीट को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त हूँ। रमेश जी, अभी जब हमारे सहयोगी सवाल कर रहे थे मानवेंद्र सिंह जसोल को लेकर के, उनको लेकर भी चर्चाएं हैं कि बीजेपी में जा सकते हैं। अशोक गोदारा जो कि आपके अच्छे दोस्त हैं, वो भी बीजेपी में चले गए। आपके करीबी बीजेपी का दामन क्यों थाम रहे हैं? क्या ये वक्त बीजेपी का है या इसके पीछे कोई और वजह है? देखिए साहब, सबका व्यक्तिगत निर्णय होता है। राजनीतिक रूप से जो आदमी जहाँ कंफर्टेबल होगा या जहाँ ठीक लगेगी वो वहाँ जाएगा। मुझे ये लगता है कि किसी को बंदिश में बांध के या रोकना ये ठीक नहीं है। जो जहाँ जा रहे हैं उनको जाने दें, आप अपना काम करें, वो अपना काम करें। आपकी विचारधारा क्या है? मैं तो जनता के बीच में रह के काम कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ और जीवन भर करूँगा। मैंने जैसे पहला कहा कि ये सिर्फ 5 साल की बात नहीं है, मेरा पूरा जीवन इनके बीच में रह के निकलेगा और मैं मजबूती से इनके लिए काम करूँगा। आपने राजस्थानी गाना तो नहीं सुनाया, लेकिन क्या रविंद्र भाटी संगीत सुनना पसंद करते हैं? हाल फिलहाल पिछले 3-4 सालों से सुन नहीं पाया हूँ, क्योंकि फ़ोन की घंटियाँ इतनी बजती है। जब सुनते थे तब क्या सुनते थे? तब कई सारे जो सदाबहार गीत थे,
90s के अमूमन हमारी युवा पीढ़ी सुनती नहीं है। मैं कभी अगर गाड़ी में लगा भी देता था तो मेरे साथ के लोग उसको धीरे से काट देते थे, पर ठीक है। कोई ऐसा गाना जिसको सुनकर के आपको जोश आ जाता हो, क्योंकि हम युवा हैं और खाली समय में ऐसा कोई गाना सुने जिससे हमारा लड़ेंगे मूड है वो जीतेंगे, अच्छा हो जाए। लड़ेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे। कुछ और सवाल भी हैं। सोशल मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और आपको लेकर के कई लोगों के सवाल रहते हैं कि रविंद्र भाटी का पसंदीदा कलर कौन सा है? पीला है, येलो है, अभी चल भी रहा है। रविंद्र भाटी का पसंदीदा खाना कौन सा है? पगोटी जोड़ कहीं जिमा दे आप, मैं जीम ले आऊं। पसंदीदा फिल्म? एक दौर में गदर हुआ करते हमें सनी देओल जी आए जब देखा। पसंदीदा हीरोइन? विशेष को नहीं जी। हीरो? फिल्म वालों साइड थोड़ा कम मोड़ो रहे हुए, राजनीति वालों ठीक रहे हुए। शिल्पा शेट्टी जी ने अवार्ड तो दिया था, पीछे से आवाज आ रही है। हाँ अवार्ड दिया था, अवार्ड तो आप भी देंगे, मैं ले लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। पसंदीदा घूमने की जगह कौन सी है? मेरे गांव में आराम से घूमता हूँ, दौरों में जो आनंद आता है ना सब, वो कहीं नहीं है, सुकून है वहाँ पे। अच्छा, कोई ऐसा देश जहाँ की कल्चर या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको अच्छी लगती हो कि ये मेरे देश में होनी चाहिए? सब जगह की अलग अलग चीज़ें हैं, जहाँ की जो पॉजिटिव है वो हमारे यहाँ हमें लागू करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ की भी कुछ भी अच्छा ही क्यों नहीं हो, वहाँ राजनीति में क्या करे कि साहब अगर जो दुश्मन रे गुड्डे भी कोई अच्छा ही है या वो कोई ढंगरो काम करे तो कॉपी जरूर आप करो। तो विदेश में ना कई सारे चीज़ें जो है जो ना एक डिसिप्लिन सगम मोटी चीज़ है जो को केतन केत में थोड़ा सा इंडियन उगे में ना मिस कर जाया करा। हमारा निवेदन की डिसिप्लिन जरूरी। हाल ही में लंदन गए थे तो वहाँ से कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको प्रभावित किया हो कि ये मैं ज़रूर एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने देश में करना चाहूँगा, अपने क्षेत्र में करना चाहूँगा? मैं वहाँ जहाँ पे भी गया तो वो लोग अपनी हिस्ट्री को बहुत संजो के बैठे थे। उन्होंने एक एक चीज़ को, चाहे अगर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से लेके सेकंड से लेके कहीं पे भी कोई भी अगर आदमी काम आया, शहादत दी, तो उसे वो याद रख के बैठे, है ना। हमारे यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हुए हैं, कई सारे वीर हुए हैं, पर उनकी हिस्ट्री हमारे पास नहीं है। मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं मेरी असेंबली में, मेरी विधानसभा क्षेत्र में, अब मैं लोकसभा क्षेत्र में भी ये प्रयास करूँगा कि हर स्कूल में एटलीस्ट जो गांव के जो ढंग के लोग जिन्होंने देश दुनिया में अपना एक नाम रखा, एक अपना एक अलग औरा रखा, जिनकी वजह से हमें एक वो मिला, तो उनको तो हम कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं। और उन लोगों ने जो हिस्ट्री को मेंटेन करके रखा है वो वाकई काबिल तारीफ है। मेरी तरफ से एक सवाल ये भी रहेगा कि आप मारवाड़ी में काफ़ी बात करते हैं और आपको सहूलियत होती है। राजस्थानी भाषा में आपने एमए भी किया है, आपने विधानसभा में विधायक के तौर पर जो शपथ ली थी वो भी राजस्थानी भाषा में ली थी। तो राजस्थानी भाषा को लेकर के रविंद्र भाटी क्या करना चाहेंगे आगे? राजस्थानी भाषा हमारी आपरी भाषा है और वो मान्यता री लड़ाई में आज तारीख में ना हाँ, और वो मान्यता री लड़ाई ना में मजबूती में ना जीता भी, ये चीज़ों में ना भरोसा है। अब बार साहब कहता पड़ा कि मारवाड़ी भाषा को नहीं, मारवाड़ी बोली है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ोती, है ना, गोडवाड़ी, तो ये तमाम जितने भी चीज़ें हैं तो ये बोलियां हैं। राजस्थानी भाषा खुद मीना एक बहुत व्यापक है और मीना यहाँ लगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी ना वो भाषा रे झंडे ना लेर बैठ चाहिए, और बल्कि पूरे भारत रे मीना जेत भी जो भी भाषा है वो भाषा ना हमेशा माना महत्व देना चाहिए, बनिस्पत की आप ज़्यादा फॉरेनर बन करती बढ़िया है कि खुद री भाषा रे मीना खुद रे तौर तरीका बीच में रहो। रविंद्र जी, एक शिक्षक का बेटा छात्र संघ का अध्यक्ष बना, विधायकी का चुनाव भी जीता और अगर किस्मत ने साथ दिया तो अब सांसदी का चुनाव भी आप जीत जाएंगे। लेकिन ये जज्बा कहाँ से आया, और जब ये आया, इसकी शुरुआत हुई, एक नेता के तौर पर आप जनता के बीच पहुंचने लगे, तो आपके परिवार के बीच किस तरीके का माहौल बना? क्या रिएक्शंस आपके परिवार की तरफ से आए? क्या पिता ने आपको इस चीज़ के लिए रोका या सपोर्ट किया है? आपके फैमिली में किस तरीके का माहौल रहा? स्टार्टिंग में जब मैं चुनाव लड़ रहा था छात्र संघ का, तो सबके मन में ये वहम जरूर था कि छात्र संघ का चुनाव जोधपुर यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा होता है और वहाँ एक डर भी था कि कहीं कल के समय में कुछ हो न जाए, जो अमूमन हर माता पिता को होता है अपने बेटे को लेके, एक लगाव होता है। तो एक डर जरूर था, पर युवाओं का आशीर्वाद उस समय रहा और उस छात्र संघ के चुनाव के जीतने के बाद मैं कई बार जेल भी गया, कई बार मुकदमे भी हुए, कई सारी चीज़ें हुई। तो जाहिर सी बात है कि माता पिता को डर तो लगता ही है, परिवार को डर तो लगता ही है, पर अब उनको ये पता चल गया कि ये मानेगा तो नहीं, तो इसलिए मुझे फ्री हैंड दे रखा है अभी। अच्छा,
विधायकी का चुनाव लड़ने से पहले आपने बीजेपी ज्वाइन की थी। आपकी चीज़ों में कई बात सामने आई है, कई खबरों में हमने देखा। तो जब आपने विधायकी के चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ज्वाइन की थी इस उम्मीद में कि बीजेपी आपको टिकट देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उस वक्त आपके मन में क्या विचार आया था? आदमी रा आंखर आगे अंधार हो जाया करे, एकदम काली शील्ड आ जाया करे, वो न कहीं भलो को लग गया करे और रजाई रमीना बैठ जाया करे। तो मैं भी यहाँ 2 दिन तक एक बंद कमरे रमीना बैठो रही हूँ, मैंने भी कोई ठा कि हमारे दिमाग में की आयो की नहीं आयो। पर वो 2 दिन बैठने बाद में यहाँ लागू कि अगर यहाँ बैठ बैठ के 7 दिन निकाला, वो लोग जकन हूँ भरोसे दरार आयो हाँ वहाँ लोगों की बात कौन करे, वो क्षेत्र की बात कौन करे। आज कई सारा युवा जो हमारे सामने देख रहा है उहरा सपना चूर चूर हो जा है, वो कदे जीवन रमीना सोच कौन सके कि साहब मैं राजनीति में आ सका। जिंदगी एक रिस्क ही तो है। 2019 में मीना रिस्क ली जदे आज ये लायक बने कि हूँ विधानसभा में ना दावेदारी कर पाई हूँ। रिस्क है पर मेरा जनता रे माते भरोसा है। चुनाव लड़ियो, आप सब आशीर्वाद रे बदलो जीत पाई। चुनाव आप बाड़मेर से लड़ रहे हैं, लेकिन रैलियां आप देश के कई राज्यों में कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? मेरे प्रवासी भाई हैं, सभी प्रवासी भाइयों के साथ में उन सभी से समर्थन की अपील के लिए मैं गया था। अच्छा, आगे कभी बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से आपको ऑफर आया तो क्या आप उनकी पार्टियां ज्वाइन करेंगे? जनता रे बीच में जाइस और जनता रो जो आदेश है वो सर्वोपरि सिर माथे रखी। बातचीतें हुई, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिक्स का, लेकिन पॉलिटिकल सवालों का जवाब ना देना अपने आप में एक बड़ी पॉलिटिक्स है जो आपके अंदर हमें दिखी है। खैर, आप जब इस कुर्सी पे बैठे थे 1 घंटा पहले रविंद्र, आपने कहा था कि मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है इस तरह का इंटरव्यू, सामने बहुत सारे लोग। तो जरा आप ईमानदारी से हमें बता सकते हैं कि कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया रहे और तमाम जितना भी हमारा भाई है वो बहुत बढ़िया खुल रथाई करी। हो सके कि 1 to 1 रमीना इतनी हथाई को नहीं हो सकती जितनी आप सब मीना अलग अलग तरीके मिली, और आप पूरी टीम बहुत ही बेहतरीन है। आप सब ने खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं। और आने वाले टाइम रे मीना भी ऊपर वाले आशीर्वाद रही हो तो दिल्ली रे मीना जब मकान हुआ जब आपको वापस चाय पीने जरूर आई। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए और मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय